आज की जनरेशन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम, हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे, लेकिन भैया ये सेफ तो है। देखो, अगर जवाब दूसरा है तो रुक जाओ, क्योंकि कोई भी गेम आप जब खेल रहे होते हो तो उसको जीतने के लिए सबसे जरूरी है, हमें कोई चीज तब तक बड़ी या छोटी नहीं लगती जब तक हम उसके, क्योंकि जो अग्रेसिव स्ट्रेटजी पैसे बनाती है वही स्ट्रेटजी पैसे रखने के लिए। एक सवाल पूछूं आपसे, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो पैसे कमाता है, ठीक ठाक कमाता हो और शायद आपसे ज़्यादा भी कमाता है, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहता है। वो महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता और भगवान ना करे कुछ इमरजेंसी आ जाए तो पैसे मांगता रहता है या फिर किसी बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करता हुआ आपको दिखता है। और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो शायद आपसे कम कमाता है, लेकिन उसके पास हमेशा पैसे होते हैं। आप, उसके पास ईएमआई नहीं है, ईएमआई का टेंशन नहीं है, और वो कभी ये नहीं कहता कि यार पैसे नहीं है अपने पास। मुझे पक्की उम्मीद है कि ये दोनों वैरायटी के लोग आपके आसपास सर्कल में जरूर दिखते होंगे। क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि इन दोनों में फर्क क्या है? बताइए भैया, फर्क क्या है? सैलरी का फर्क है? नहीं। एक की जॉब अच्छी है, दूसरे से नहीं। फर्क है पैसों के साथ इनका रिलेशनशिप। और यही बात एक किताब ने 2020 में कही थी। उस किताब का नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब मॉर्गन हाउसल ने लिखी थी और वो किताब आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक है। लेकिन आज हम उस किताब की समरी पर यह वीडियो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समरी से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि उस किताब की बातें आपकी जिंदगी में आज 2026 में कैसे लागू होती है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक सच बताने वाला हूं जो इस किताब में है, जो साइंस में है और जिसके बारे में शायद आपने कभी इस एंगल से सोचा नहीं होगा। तो चलिए भैया, एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, जो चीजें आप दिखाने के लिए खरीदते हैं ना, वो किसी को इंप्रेस नहीं करती। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप किसी शादी में हैं, पार्किंग में एक चमचमाती मर्सिडीज खड़ी है, आपकी नजर उस पर पड़ती है। अब यहां एक सवाल आएगा, जब इस चमचमाती मर्सिडीज को आप निहार रहे होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं जिसकी वो गाड़ी है, या आप खुद को उस गाड़ी में बैठे हुए इमेजिन करते हैं? मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब में लिखा है कि जब कोई महंगी गाड़ी देखता है तो उसके मन में ये नहीं आता कि वाह, इस इंसान ने कितनी मेहनत की होगी। उसके मन में ये आता है कि काश ये गाड़ी मेरी होती। इसका मतलब क्या हुआ? जो गाड़ी आप दिखाने के लिए खरीदते हैं वो एक्चुअली आपको नहीं दिखाती, सिर्फ गाड़ी को दिखाती है और चीख चीख के अपनी लाखों करोड़ों की कीमत भी बताती है। लोग गाड़ी एडमायर करते हैं, उसको खरीदने वाले या उसका लुत्फ उठाने वाले आदमी को कोई देखता तक नहीं है कि कौन आदमी चला रहा है, कौन बैठा है, किसका गाड़ी है। इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। और यही है द मैन इन द कार पैराडॉक्स, मतलब गाड़ी में बैठे हुए इंसान की गलत फहमी कि महंगी कार उसकी औकात बढ़ा देगी। और आज की जनरेशन के लिए ये बात और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज स्टेटस सिंबल सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं रह गया है। आईफोन है, ज़ारा की जैकेट है, बिजनेस क्लास की इंस्टाग्राम स्टोरी है। हम वो चीजें खरीदते हैं जिन्हें खरीदने के बाद हमको लगता है कि लोग नोटिस करेंगे हमको, लेकिन सच ये है कि लोग उतना नोटिस करते नहीं जितना हम सोचते हैं। एक रियल एग्जांपल देता हूं आपको। मुकेश अंबानी के बारे में सोचिए, वो अगर किसी शादी में या इवेंट में आए तो लोग उन्हें एडमायर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी असली वर्थ, नेटवर्थ, पैसा, संपत्ति, उनकी स्टोरी वो सबको पता है। लेकिन अगर एक कोई रैंडम इंसान एक भाड़े की लैम्बोर्गिनी लेकर के उसी शादी के इवेंट में पहुंच जाए तो लोग उस लैम्बोर्गिनी को देखेंगे, उस इंसान की तरफ कोई भी नहीं देखेगा। तो मॉर्गन हाउसल ने इसलिए लिखा है कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, मतलब असली अमीरी वो होती है जो दिखती नहीं है। तो यहां सवाल है कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो इसमें। देखो, अगली बार जब भी कोई बड़ी परचेज करने वाले हो ना आप,
कोई गैजेट हो गया, कोई गाड़ी, कोई कपड़ा, तो खुद से एक सवाल पूछ लेना, क्या मैं ये चीज इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जेन्युइनली जरूरत है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई मुझे अलग नजर से देखे, भौकाली दिखूं, मैं भौकाल जमे अपना, मेरी मार्केट में इमेज बेहतर हो जाए, ऐसा सोच करके खरीद रहे हो क्या? देखो, अगर जवाब दूसरा है तो रुक जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और आपका ये परचेज वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है। अमीर बनना और अमीर रहना एक ही स्किल नहीं है, और भैया बदकिस्मती से ये बात हमें स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता। मॉर्गन हाउसल ने लिखा है कि पैसे बनाने के लिए रिस्क लेना, ऑप्टिमिस्टिक रहना और एग्रेसिवली आगे बढ़ते रहना है, लेकिन पैसों को लगातार मेंटेन करके ग्रो करने के लिए चाहिए इसका बिल्कुल उल्टा। इसके लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, और ये डर कि जो आपने बनाया है ना वो उतनी तेजी से जा भी सकता है, ये भी चाहिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए कि 2021 में जब क्रिप्टो बूम पे था, लोगों ने 5x, 10x, 20x रिटर्न देखे, किसी ने 50,000 लगाए, 5 लाख हो गए। ये था गेटिंग रिच, अमीर बनना। फिर 2022 में क्रैश आया और उन्हीं लोगों में से ज्यादातर ने अपनी पूरी गेन्स, पूरा प्रॉफिट जो कमाया था खो दिया, क्योंकि जो अग्रेसिव स्ट्रैटेजी पैसे बनाती है वही स्ट्रैटेजी पैसे रखने के लिए सबसे खतरनाक होती है, और उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली नहीं। यह था स्टेइंग रिच को समझ ना पाना। नतीजा सब कुछ चला गया। 2 अलग अलग गेम्स हैं भैया। मतलब पैसा बनाना और उसको बनाए रखना एक ही माइंडसेट से नहीं चलता। प्रैक्टिकली क्या करें यहां पर? जब भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट 2x हो जाए, यानी कि डबल हो जाए, एक सिंपल रूल अपनाइए, उस गेन का कम से कम 25 से 30% एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट टूल या किसी स्कीम में शिफ्ट कर दीजिए, और ये एफडी भी हो सकता है, लो रिस्क में कह रहा हूं, या कोई सरकारी स्कीम, कोई बॉन्ड्स या किसी लिक्विड फंड्स में भी आप कर सकते हो। देखो, कुछ भी हो जो सेफ हो ऐसी जगह डालिए। हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे, लेकिन भैया ये सेफ तो है, क्योंकि कोई भी गेम आप जब खेल रहे होते हो तो उसको जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि सामने वाला आपको हरा ना दे। ये इंश्योर करना कि आप सरवाइव करते रहो, आखिर तक गेम में बने रहो, ये जरूरी होता है। और सरवाइव करने की एबिलिटी ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल सुपर पावर है। तीसरी बात समझो, जब तक आप खुद तय नहीं करते कि ये काफी है, तब तक कुछ भी काफी नहीं होगा। बड़ी गहरी बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। 20,000 की तनख्वाह में 50,000 का सपना था कि 50,000 मिले तो लगा कि भैया 1 लाख चाहिए। जब 1 लाख मिलने लग गया तो नहीं यार, इससे क्या ही होगा, बढ़ता जा रहा है। और ये कहानी आपकी हो सकती है या फिर आपके किसी करीबी की भी हो सकती है। ये बात तो देखो मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस माइंडसेट में रहे हैं। इसके बारे में हाउसेल लिखते हैं कि द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। इसका मतलब पैसों की दुनिया में सबसे कठिन काम यह है कि अपना लक्ष्य आगे खिसकाना बंद करो। मतलब देखो होता क्या है, हम जैसे ही एक मंजिल पर पहुंचते हैं, अगली मंजिल और आगे खिसक जाती है। हमेशा ही देखोगे आप, ये होता है। मॉर्गन हाउसेल ने इस चैप्टर का नाम ही रखा है नेवर इनफ, और उन्होंने इसमें एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल है रजत गुप्ता का, जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल कंपनी में से एक गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे। दुनिया के सबसे रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन में से एक थे, सैकड़ों करोड़ों की नेटवर्थ। और फिर एक दिन उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, मतलब गलत तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की कोशिश की। अब आपके मन में सवाल होगा, इतना बड़ा आदमी ऐसा क्यों करेगा भैया, और कितने पैसों के लिए किया होगा ये? कुछ $1 मिलियन के लिए, जो उनकी वेल्थ के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन वही है ना, इंसान का दिमाग ऐसे नहीं सोचता भैया। ह्यूमन ब्रेन हमेशा रिलेटिव में सोचता है।
हमें कोई चीज़ तब तक बड़ी या छोटी नहीं लगती जब तक हम उसके बगल में रखी दूसरी चीज़ ना देख लें। मतलब अगर आसपास के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको हमेशा ये लगता है कि आप पीछे हैं, चाहे आपके पास कितना भी हो। इसको कहते हैं द गोल पोस्ट ऑलवेज मूव्स। और आज सोशल मीडिया के दौर में ये प्रॉब्लम 10 गुना बढ़ गई है। इंस्टाग्राम पर आप किसको देखते हो? हमेशा उन लोगों को जो आपसे बेटर हैं, बड़ा घर है उनके पास, महंगी ट्रिप्स करते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसलिए 1 लाख कमाने वाले को लगता है कि वो अभी भी गरीब है, क्योंकि वो अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा है जो 5 लाख कमा रहा है। और यही एक ट्रैप है। तो प्रैक्टिकली यहां पे क्या करना चाहिए? एक काम करो भैया, आज एक नंबर लिखो, अपना इनफ नंबर। वो मंथली इनकम लिखो जिस पर आप जेन्युइनली कंफर्टेबल होगे, वो सेविंग्स जिस पर आप रात को आराम से सो पाओगे, आराम से नींद आए आपको। वो लाइफस्टाइल लिखो जिसके बाद आप ऑनेस्टली कह सको कि हाँ, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में। वो नंबर लिखो भैया। और ये नंबर लिखिए जब भी आपको लगे कि नहीं यार, बस ये और चाहिए, और उस पीस ऑफ पेपर को उस वक्त निकाल लेना और पढ़ लेना। क्योंकि इनफ डिफाइन नहीं किया तो आप हमेशा किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ते रहोगे। और जो लोग हमेशा दौड़ते रहते हैं वो लोग कभी भी कहीं पहुंचते नहीं है, क्योंकि उनकी दौड़ ही उनकी मंजिल है। मतलब उनकी मंजिल कभी भी डिफाइन ही नहीं हो पाती भैया। अब सुनो चौथी बात बहुत ध्यान से। सबसे जरूरी फाइनेंशियल मूव वो है जो बोरिंग है, जिस पर कोई रील नहीं बनती। और यहां पर एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपकी जॉब चली जाए, आप 3 महीने के लिए काम ना कर पाए मान लो किसी भी रीजन से, तो आप कितने महीने घर चला पाएंगे या खुद को चला पाएंगे? शायद 6 महीने, 3 महीने या 1 महीना, या फिर 1 हफ्ता भी नहीं। मॉर्गन हाउसल ने इस कॉन्सेप्ट को कहा है रूम ऑफ एरर। इसका मतलब है अपनी लाइफ में ऐसी फाइनेंशियल मार्जिन बनाना कि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो आप सरवाइव कर सके। क्योंकि जिंदगी में देखो सरप्राइजेस आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, और हम उन्हें प्रेडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते। कोविड-19 याद है ना? मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, लाखों लोगों की जॉब गई, बिजनेसेस बंद हो गए। उस वक्त भी 2 तरह के लोग थे। पहले वो जिनके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड था, उन्होंने वो टाइम लगाया रुककर सोचने में, न्यू स्किल सीखने में, या सिंपली उस पीरियड को सरवाइव करने में। दूसरे वो लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो पहले हफ्ते से ही घबराने लगे, जिन्हें लिटरली सरवाइव करने के लिए लोगों से पैसे की मांगने की जरूरत पड़ने लग गई। वो लोग जिनको अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी SIP बंद करनी पड़ी, तोड़नी पड़ी, पैसे निकालने पड़े। अब सोचो यहां पर क्राइसिस एक ही है, लेकिन इनमें 2 बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के लोग और उनके दोनों अलग अलग एक्सपीरियंसेस। फर्क क्या था? रूम ऑफ एरर। और इसके बाद आजकल के लोगों की एक और समस्या है, लाइफ को ना बहुत सर्टेन समझते हैं। वो 1 साल बाद ये करेंगे, 2 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, और उन्हें लगता है कि ऐसा ही होता चला जाएगा। वो ये मान के नहीं चलते कि भैया रास्ते में कोई गड्ढा भी आ सकता है, कोई ब्रेकर भी आ सकता है, आपकी गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाना पड़ सकता है, आपका टायर पंचर हो सकता है। मान के नहीं चलते आज के लोग। कोई नहीं मान के चलता कि भैया कभी ऐसी कोई नौबत आ सकती है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाए, तब क्या करेंगे? जो 5 साल की प्लानिंग कर रखी है, एकदम से ब्रेकर आएगा, उसमें जो जमा कर रखे हैं पैसे वो सारे हॉस्पिटल को देने पड़ जाएंगे। कोई नहीं मान के चलता, कोई नहीं मान के चलता भैया अगर मर गए तो पीछे जो परिवार खड़ा है, जिसका पालन पोषण सब कुछ आप ही कर रहे हो, बच्चों की फीस आप ही के पैसे से जा रही है, परिवार जिंदा है क्योंकि आप कमा रहे हो, आप ही खत्म हो गए, निपट गए। कहां से चलेगा परिवार? फीस कहां से जाएगी? घर का EMI किराया कैसे जाएगा? वो खाना पीना कैसे खाएंगे? कोई नहीं सोच के चलता। कोई नहीं का मतलब ऐसा नहीं, कोई नहीं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं। और यही वो लोग होते हैं जो फंसते हैं। जब गड्ढा आता है तो यही लोगों की गाड़ी वहां जाकर के फंसती है, जो प्लान करके नहीं चलते।
तो इसलिए प्लान करो सर, टर्म इंश्योरेंस लेकर के रखो, हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखो। कभी भी भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो हॉस्पिटल तो एक झटके में 10 लाख का बिल बना देता है आज के टाइम में। अगर आप बड़े शहर में तो 10 लाख कुछ भी नहीं है, कट से बनेगा 10 लाख 2 दिन में तड़। अब तोड़ो अपनी SIP, बेचो अपना घर बार, दो हॉस्पिटल को फीस, जिंदा रहना है तो, क्योंकि मर जाओगे ना नहीं दोगे तो, और लोग देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखो, 600-700 रुपये महीना दो, लाखों रुपए का कवर लो, कल को कोई भी पैसे की जरूरत पड़े तो वो इंश्योरेंस वाली कंपनी देगी, आपको देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही टर्म इंश्योरेंस होता है, कल को जिंदगी ही ना रही, मर गए, तो परिवार को करोड़ों रुपए का कॉर्पस मिल जाता है, उसके लिए भी क्या 600-700 रुपये 800 रुपये महीने का देना पड़ता है बस। लेकिन क्या होगा भाई, हम थोड़ी मरने वाले हैं, हमको थोड़ी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। किसी के साथ भी हो सकता है सर। कभी ICU में जाकर के देखो, किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनको ICU में जाना पड़ेगा। कस्टमाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, किसी भी कंपनी का लो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, किसी भी कंपनी का लो, लेकिन लो भैया, जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और अभी तो ऑनलाइन लेने पे 15 से 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो लिंक मैंने दिया है वो, क्योंकि वो कस्टमाइज लिंक है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी लिंक से जाओ, उसी कंपनी से जाओ, किधर भी जाओ, किसी एजेंट से लाओ, बंगाल की खाड़ी में जाकर के इंश्योरेंस खरीद लो, लेकिन खरीदो वो जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। आज की जनरेशन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि हम सब कुछ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। हर रुपया जो इन्वेस्ट हो सके उसको काम पर लगाना चाहते हैं, लेकिन एक बोरिंग जीरो रिटर्न इमरजेंसी फंड जो सिंपली बैंक अकाउंट में पड़ा हो, उसके बारे में सोचते तक नहीं है, जो एक्चुअली में आपका सबसे बड़ा एसेट हो सकता है, नहीं सोचते उसके बारे में। प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आज से शुरू करो। अब आपका सवाल यहां पे क्या होगा कि सर कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? अपना टारगेट रखिए अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस का अमाउंट। मतलब अगर आपका महीने का खर्च 30,000 रुपया है तो आपका टारगेट होना चाहिए 1.8 लाख भैया आपके इमरजेंसी फंड में, आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, या किसी भी जगह बैंक अकाउंट में रखो, लिक्विड फंड में रखो, कहीं भी डाल के रखो भैया, लेकिन डाल के रखो। और इसको किसी SIP में मत डालिए, किसी स्टॉक में मत डालिए, इसको एक सेपरेट सेविंग अकाउंट में रखिए या फिर लिक्विड फंड में रखिए। जहां जरूरत पड़ने पर 24 घंटे में पैसा आपके पास आ जाए, वहीं पे रखो। सुनने में ये बोरिंग लगेगा, क्यों? क्योंकि भैया आज की जनरेशन तो हर पैसा जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करना चाहती है। हाँ, इस पर देखो रील नहीं बनेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि इमरजेंसी फंड ना वो चीज है जो आपको सबसे बुरे दिनों में भी आपको आपके पैरों पर खड़ा रखने की ताकत रखता है। इमरजेंसी फंड होता ही इस्तेमाल तब है जब आए इमरजेंसी। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा, आज की जनरेशन इमरजेंसी प्लान कहां करती है? इमरजेंसी तो आ ही नहीं सकती आज के जनरेशन की लाइफ में ना, और यही लोग फंसते हैं जब इमरजेंसी आती है। तो अब 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, पैसे का असली मकसद देखो रिटर्न नहीं होता है, फ्रीडम होता है। और ये ध्यान से सुनिएगा, मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब में लिखा है, द एबिलिटी टू डू what you want, when you want, with who you want, for as long as you want, is priceless. It is the highest dividend money pays. मतलब क्या है? अपनी मर्जी का काम करना, जब मन चाहे तब करना, जिसके साथ मन हो उसके साथ करना, और जितनी देर तक मन करे उतनी देर तक करना। यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है। यानी कि पैसों का सबसे बड़ा डिविडेंड अपने टाइम पर कंट्रोल करना होता है। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको सोचिए, आप जानते हो कि 5 लाख पर मंथ कमाने वाला कोई इंसान हैरान परेशान हो सकता है क्या? क्योंकि वो हर सुबह ऑफिस पहुंचकर एक ऐसी मीटिंग में बैठता है जो उसको अच्छी नहीं लगती, एक ऐसे बॉस के साथ काम करता है जिसे वो रेस्पेक्ट करता ही नहीं है, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर टाइम लगाता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा उसको, लेकिन भैया उसकी सैलरी 5 लाख है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो 1.5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो जो कर रहा है उस काम को उसने खुद चूज किया है, अपना शेड्यूल वो खुद बनाता है, और मंडे सुबह जब ऑफिस के लिए तैयार होता है तो वो उसके लिए कोई बोझ नहीं होता है, वो जेन्युइनली उसके लिए एक्साइटेड होता है। अब बताओ दोनों में कौन ज्यादा रिच है? मॉर्गन हाउसल का जवाब यहां पर है दूसरा, और आपका भी होना चाहिए।
क्योंकि देखो, आज़ादी और इस खुद की चॉइस से अपने मन की करने का ना कोई प्राइस नहीं होता है। और यही वजह है कि फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली वाला जो कॉन्सेप्ट है आज इतना पॉपुलर हो रहा है। यूथ इतना साइड हसल क्यों कर रहा है, पैसिव इनकम के पीछे क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई यही चाहता है कि अपने टाइम पर कंट्रोल किया जाए। तो प्रैक्टिकली यहां पे क्या करना चाहिए? जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो, जॉब बदलना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई नया हसल करना हो, एक सवाल जरूर पूछो अपने आप से, क्या यह डिसीजन मुझे अपने टाइम पर ज्यादा कंट्रोल देगा या कम देगा? अगर एक हाई पेइंग जॉब आपको हफ्ते में 60 घंटे लेती है आपसे और आपकी फ्रीडम कंप्लीटली खत्म कर देती है, तो क्या वो ज्यादा सैलरी एक्चुअली वर्थ है आपके लिए? हो सकता है हो वर्थ, और हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन ये सवाल पूछना जरूरी है अपने आप से, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सवाल कभी भी नहीं पूछते, उनको सिर्फ बड़ा पैसा दिखता है। तो भैया, ये थी 5 साइकोलॉजिकल ट्रुथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। एक वो है जो दिखता है वो रियल वेल्थ नहीं है। स्टेटस के लिए खर्च करना एक ट्रैप है। दूसरा, अमीर बनना और अमीर रहना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब इन्वेस्टमेंट में ठीक ठाक रिटर्न आए तो स्ट्रैटेजी बदल डालिए। तीसरी बात है, इनफ डिफाइन कीजिए अपनी लाइफ में कि कितना काफी है, ये समझिए भैया, वरना आप हमेशा एक ऐसे नंबर के पीछे भागते रहोगे जो जिंदगी में कभी नहीं आता। चौथी बात, रूम ऑफ एरर को समझिए। अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लीजिए और साथ में इमरजेंसी फंड बनाइए जो बोरिंग है लेकिन जरूरी है। वर्स्ट केस में यही बचाएगा आपको। पांचवी बात, फ्रीडम है असली डिविडेंड। अपने टाइम पर कंट्रोल कीजिए, यही अमीरी का असली मतलब है। और आज इस वीडियो के बाद आप अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर कीजिए कि इसमें से आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। इसके साथ इस वीडियो को अपने उन क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव को भी भेजिए जो भैया अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बेहतर करने के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। सही बेहतर का मतलब ही उनको नहीं समझ में आ रहा है। और ये सारे पॉइंट्स अगर आपको इंपॉर्टेंट और अच्छे लगे तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऐसी बात कोई बताता नहीं है, इतना डिटेल में इतना समझाता नहीं, क्योंकि जरूरी है। मैं इन चीजों में बहुत फोर्स करता हूं। चलो भैया, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं, हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में।